गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने जो एग्जांपल्स थे वो सारे देख लिए थे। अब अपन किताब के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने घर जाके सारे क्वेश्चन दोबारा निकाले होंगे या घर पे बैठे बैठे निकाले होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आए उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कभी भी चर्चा कर सकते हैं। तो अब अपन आगे वाले न्यूमेरिकल प्रश्न देखते हैं। देखो, अपने बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा चालक नहीं है। किसकी बात कर रहा है? चालक नहीं है पूछा है, चालक नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कॉपर धातु, ये पहला ऑप्शन। दूसरा आपको दे रखा है NaCl एक्वस, NaCl एक्वस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है NaCl पिघला, NaCl पिघला हो, मेल्ट NaCl है उसकी बात कर रहा है। और चौथा जो ऑप्शन है वो बोल रहा है NaCl सॉलिड। देखें कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। चालक कौन सा नहीं है? देखो, कॉपर धातु है, सारी की सारी धातुएं हैं, वो धातु की चालक होती है, ये चालक है, समझ गए। NaCl एक्वस है, NaCl को जब जल में मिलाया जाएगा, इसमें जल डाला जाएगा तो ये ब्रेक डाउन होकर धन आयन और ऋण आयन देगा कि नहीं होगा? जलीय मीडियम में देगा ना। और NaCl को जब अपन पिघलाते हैं तो ये भी अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? NaCl सॉलिड की बात करें तो ये कभी भी चालन इससे संभव नहीं है, यानी ये क्या है? अचालक है। ठोस NaCl है वो क्या है? अचालक। लेकिन NaCl को आपने पानी में मिला दिया तो इससे आयन बनेंगे और वो आयन क्या करेंगे? धारा प्रवाह का माध्यम बनेंगे। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, बोलो देखिए। NaCl सॉलिड, ये चालक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी सेल में चालकत्व और चालकता तुल्य, क्या बोल रहा है? चालकत्व और चालकता क्या है? तुल्य। किसी सेल के लिए जो चालकत्व है वो किसके बराबर है? चालकता के बराबर है। देखो दूसरा क्वेश्चन, चालकत्व की वैल्यू है वो किसके बराबर है? चालकता के बराबर। अरे इकाई तो अलग अलग है, वैल्यू बराबर बता रहा है। जो आपका आंकिक मान है वो क्या बता रहा है? बराबर। चालकत्व की इकाई किसके, चालकत्व का जो मान है वो किसके बराबर बता रहा है? चालकता की। देखो सबसे पहले चालकत्व को किससे डिनोट करते हैं? बोलो। चालकत्व को अपन C से दर्शाते हैं। C क्या होता है आपका? चालकत्व, कंडक्टिविटी। और जो चालकता है उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कपा से करेंगे। ये जो K है वो क्या है आपका? चालकता, या इसको क्या बोल सकते हैं? विशिष्ट चालकत्व है। ध्यान रखना, टर्म काम की है। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व। तो देखो इन दोनों में रिलेशन की बात कर लो आप। जो चालकता और चालकत्व है उसमें क्या संबंध होता है, बोलो। अरे देखा था अभी, K बराबर क्या होता है? अरे C/X, ये संबंध होता है कि नहीं? K क्या होता है आपका? चालकता बराबर चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। क्या होता है? चालकता बराबर चालकत्व इंटू क्या होता है? सेल स्थिरांक। यहां पर अगर मेरे पास सेल स्थिरांक आपका जो x है उस x की वैल्यू 1 के बराबर पुट अप कर दूं तो चालकता किसके बराबर हो जाएगी? चालकत्व। तो यही प्रश्न में पूछा है, यदि किसी सेल का चालकत्व और चालकता तुल्य है तो उस स्थिति में सेल स्थिरांक x की वैल्यू किसके
किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। समझ में आया आप लोगों के? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? बोलो देखें, शेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? शेल स्थिरांक की इकाई बताओ देखें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, शेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? शेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? बोलो, क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर? नहीं, मीटर भी नहीं होगी, सेंटीमीटर भी नहीं होगी। मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स इकाई, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। शेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां, यदि किसी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो किसी सेल में अगर रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो रही है तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? देखो, किसी सेल में सेल रिएक्शन अगर हो रही है, अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो रही है, अपने आप जितने भी प्रक्रम संपन्न होते हैं उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है रे? नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रक्रम है तो से है, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। अब आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा जी और जो ई है सेल का, उसमें क्या संबंध होता है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर किसके होता है? माइनस एन एफ ई की। अब ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? है, तो उसके लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। किसी सेल में रिडॉक्स रिएक्शन अगर संपन्न हो रही है तो उसके लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा? पॉजिटिव। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताइए कि जिंक और कॉपर से निर्मित जो इलेक्ट्रोड है उनके लिए कौन सा कथन है सत्य है? इस सेल की अपन ने चर्चा की थी, वो सेल कौन सा था? गैल्वेनी सेल था। उस गैल्वेनी सेल की बात कर रहा है। तो एक बार अपन गैल्वेनी सेल का जो आलेख है वो बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किधर क्या संपन्न हो रहा था। रिवाइज भी हो जाएगा ये और अपना क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। देखो क्या था, गैल्वेनी सेल में एक कंटेनर था, फिर एक आपने दूसरा कंटेनर लिया था। इधर जिंक का मैंने इलेक्ट्रोड लिया था। इस जिंक के इलेक्ट्रोड को मैंने किसमें डिप कर दिया था? ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और ये आपने किसका इलेक्ट्रोड लिया था? कॉपर का इलेक्ट्रोड लेकर इसको CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दिया था। फिर इन दोनों को एक चालक तार से आपने जोड़ दिया था, गैल्वेनोमीटर वगैरह लगाया था, विक्षेप आया था। लेकिन उससे पहले आपने इन दोनों को जोड़ने या सर्किट को पूर्ण करने के लिए क्या लगाया था? इसके बीच में साल्ट ब्रिज लगाया था। लगाया था कि नहीं लगाया था? अब ध्यान देना, ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है वो अपने आयनों में Zn2+ और SO4- 2 आयन में टूट रहा था। इधर भी Cu2+ आयन और SO4 2- आयन बन रहे थे कि नहीं बेटा? अब देखो, किसी धातु के इलेक्ट्रोड को उसी धातु के विलयन में अगर डुबोया जाता है तो वहां पर 3 प्रक्रम संपन्न हो सकते हैं। कौन कौन से प्रक्रम संपन्न हो सकते हैं? इस इलेक्ट्रोड को मैंने इस सॉल्यूशन में डुबाया तो क्या होगा? या तो इस छड़ से धातु परमाणु निकलकर Zn2+ के रूप में सॉल्यूशन में आ जाए, या फिर क्या हो जाए, इस विलयन में उपस्थित जो धनायन है वो इस छड़ से इलेक्ट्रॉन गेन करके इस छड़ पर धातु परमाणु के रूप में क्या हो जाए? जमा हो जाए। या फिर कोई रिएक्शन न हो, उसको क्या बोलते हैं? नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? तो जब इन दोनों की व्यवस्था की जाती है तो यहां पर इस जिंक वाली धातु की छड़ से जिंक वाले इलेक्ट्रोड से जिंक
जिंक परमाणु Zn2+ अर्थात धातु धनायनु के रूप में विलयन में आते हैं। किसके रूप में रे? धातु धनायनु के रूप में। देखो जिंक सॉलिड से Zn परमाणु Zn2+ के रूप में किस में आ रहे हैं? इस विलयन में आ रहे हैं और इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इस कारण से इस छड़ पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया बेटा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। दूसरी तरफ बात देखें तो यहाँ पर कॉपर +2 जो आयन है वो इस छड़ पर जाकर इस छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन छीनेंगे। क्या करेंगे? छीनेंगे तो इस छड़ में पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन तो इन्हें धनायनों ने छीन लिए, तो इसके पास कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। इस तरह से ये वाले छड़ नेगेटिव हो गए और ये वाले क्या हो गई? पॉजिटिव। देखो यहाँ Zn2+ में गया ना, अरे ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपका एनोड हो गया। और इधर Cu2+ है, वो छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ऐसे हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यानी क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन विथ रिडक्शन नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? इस तरह से। तो देखो ये जो जिंक वाली छड़ थी इसकी मोटाई बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। अरे टूट कर इसमें आ रहा है तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। जिंक धातु की मोटाई घटेगी। इधर Cu+2 आयन जाकर छड़ पर जमा हो रहा है तो मोटाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। समझ में आ गया? अब देखो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नेगेटिव के मध्य क्या होगा? रिपल्सन होगा। इस कारण से जो आपका बाह्य सर्किट है परिपथ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है एनोड टू कैथोड होगा। किधर होगा? एनोड से कैथोड। और जिधर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रवाहित होगी? आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, धारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपने चारों ऑप्शन देखो और देखो आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। कौन सा कथन है? सत्य होगा। ट्रू स्टेटमेंट को आपको इसमें से पिकअप करना है। पहला बोल रहा है जिंक कैथोड पर वह कॉपर एनोड का कार्य करेगा। अरे जिंक कैथोड और कॉपर एनोड का कार्य करेगा क्या? जिंक कैथोड का कार्य कर रहा है क्या? जिंक वाला ये एनोड, ये कैथोड। जिंक वाला किसका कार्य कर रहा है? एनोड का कार्य कर रहा है यहां पर। तो यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। दूसरा देखो जिंक एनोड व कॉपर कैथोड का कार्य करेंगे। जिंक एनोड का कार्य कर रहा है क्या? कॉपर कैथोड का कार्य कर रहा है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। अपन को आंसर तो दूसरा सेट हो गया, लेकिन तीसरे और चौथे और पढ़ो देखें वो गलत कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। अरे बताओ इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह किधर हो रहा है? जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। इधर ही हो रहा है ना। जबकि ये क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होता है। गलत हो गया ना। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, नहीं कि कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। चौथा देखो कॉपर इलेक्ट्रोड घुलने लगता है। कॉपर इलेक्ट्रोड घुल रहा है क्या रे बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड तो बढ़ रहा है, मोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। और जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित हो रही है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक जमा हो रही है क्या? नहीं हो रही, इससे तो पृथक हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से चौथा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो अच्छे से अगर आपने गैल्वेनिक कॉइल पढ़ा है, एक बार ध्यान थोड़ा सा उस पर दिया है, तो आप आराम से पता लगा सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आगे है 1 मोल H2O2 के O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी? 1 मोल H2O2 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखना।
7वां क्वेश्चन देखिएगा, 1 मोल H2O2 किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? O2 में। अरे क्या बता रहा है, अपन को तो O2 की बात करनी है। 1 मोल H2O2 को O2 में ऑक्सीकृत होने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी? ध्यान देना, इसको अभिक्रिया की रस समीकरण विधि के आधार पर, मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन प्रश्न को देखते ही सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे बताओ? अरे मैंने बताया था ना, अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। देखो यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो O2 में जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? एक ऑक्सीजन परमाणु पर बात करें तो कितना चार्ज है भाई? -1 चार्ज है। अरे है कि नहीं है? -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का अगर त्याग कर रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलम। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें देखो 9.65 × 10⁴ कूलम, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? आगे देखो भाई, लोहे की शीट पर विद्युत लेपन से कौन सी परत चढ़ाई जाती है? बेटा लोहे की शीट है कोई, उस पर विद्युत लेपन कर रहे हैं, विद्युत लेपन। देखो लोहे पर विद्युत लेपन करके लोहे पर परत चढ़ाई जाती है, तो कौन सी परत अपन चढ़ा सकते हैं? Zn की परत चढ़ा दें, क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है। Fe समझ गए? किसकी परत चढ़ा देंगे? जिंक। इसके कारण से जो आपका लोहा है उसका जो संक्षारण है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इस कारण से ही विद्युत लेपन किया जाता है। समझ गए? अरे कोटिंग वगैरह करते हैं ना ऊपर, इसी कारण से की जाती है। संक्षारण से बचाने के लिए उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड वगैरह बन जाते हैं ना धातुओं की, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्रिया करके, उसे बचाने के लिए इसके ऊपर क्या की जाती है? दूसरी धातु की कोटिंग की जाती है, परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत लेपन बोलते हैं। आगे जंग लगने का जो मिश्रण है वो क्या होता है? जंग लगने का मिश्रण जलवाष्प के साथ क्रिया कर लेता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यही क्या है? जंग है। तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे शीशा संचायक सेल में किस पर क्या डिस्चार्ज होता है इसकी बात कर रहा है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आपकी इस क्लास में। तो ये वाला आप है वो अपनी बुक से पढ़ लेना, और बाकी जब आप लोगों की स्कूल ओपन होगी तो उस समय प्राइमरी और सेकेंडरी सेल आपको पढ़ा देंगे। इसमें से केवल और केवल सेल रिएक्शन काम की है। कभी अपन एक यूनिट लेके आपको ये सारा मैटर कंप्लीट करवा देंगे। आगे वाला देखो, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मेरे पास ये जिंक का पात्र है, इसमें मैं CuSO4 का सॉल्यूशन रख सकता हूँ क्या? बताओ। अरे आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, उसमें बताई थी कि ज्यादा क्रियाशील धातु है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, नीचे वाले को क्या कर देगी? अपचयित कर देगी। क्योंकि यहाँ पर जो जिंक धातु की जो आपकी छड़ है उसे जिंक के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इस कारण से ये Zn है वो Zn+2 के रूप में कन्वर्ट होगा। देखो Zn है वो CuSO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? ZnSO4, और Cu आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस कारण से ये जो जिंक ज्यादा क्रियाशील धातु है इसका पात्र है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इसका क्षय होने लग जाएगा और ये पात्र क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इस कारण से कभी भी जिंक धातु के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन आप लोग नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होने से
ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस पात्र का क्षय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव की तालिका का निरीक्षण करके ऐसे पदार्थों को बताइए जो फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ऑक्सीकृत कर सकते हैं। आयरन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी अपने ऊपर आ रहे हैं, जैसे ली के बाप ने काका से मांगा, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले आ सकते हैं। वो सारे के सारे फेरस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका विद्युत अपघटनी निष्कर्षण किया जा सकता है। यह आप जो आपका चैप्टर है ना धातुओं का निष्कर्षण, उसमें पढ़ लोगे। और आगे देखो, ये न्यूमेरिकल प्रश्न देखो आप लोग, तो मैग्नीशियम +2 और मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान है, आप लोग सब ज्ञात कर सकते हो। किसी के भी इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो अपन ई इलेक्ट्रोड ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ई इलेक्ट्रोड बराबर ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 अपॉन n log, इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। अब किसकी बात कर रहा है, Mg2+ मैग्नीज, इसकी बात कर रहा है। तो जैसे देगा उसी हिसाब से अपन लिख देंगे। इसके लिए मानक परिस्थिति में तो अपन को देगा और रिएक्शन के आधार पे क्या लिख देंगे, इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी, निकाल लेंगे। इसमें यह पूछा है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। आगे वाला प्रश्न है, pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। अरे pH कितनी बोल रहा है, 10। विलयन की pH कितनी थी बेटा, 10। दूसरा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में। अब pH होता क्या है, pH बराबर माइनस log ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे ही होता है। pH बराबर माइनस log ऑफ H+ आयन, ऐसे होता है कि नहीं बेटा, ऐसे ही सूत्र होता है। यहां पर इसका बेस कितना है रे, 10। कितना है, 10। बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ी थोड़ी तो आई होगी, नहीं आई रे। यहां पर बेस कितना है, 10। अब देखो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखता, 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है बेटा, 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 10 की पावर 3 बराबर कितना होता है, होता है कि नहीं होता। ये देखो आधार है, और ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ही है कि नहीं है। तो यहां पर ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, pH। तो इसको रिलेट कर सकते हैं उससे। तो यहां से H+ आयन की कंसंट्रेशन आप लोग निकालेंगे तो वो 10 की पावर 10 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, अरे आएगी ना। देखो मैं समझा, ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस pH बराबर log बेस 10 ऑफ H+। अरे लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो pH कितनी बोल रहा है, 10। pH कितनी बोल रहा है, 10। किस तरह से समझाएं इसको,
हाँ देखो, log 10 की वैल्यू क्या होती है रे? 1। देखो log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। आधार यहाँ पर 10 है, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है कि नहीं बेटा? अब देखो मैं इसे लिखता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। log बेस 10 ऑफ 10 बराबर किसके होगा? 1। ऐसे होता है कि नहीं होता? अरे इस तरह से होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। यहां पर देखो ये आपका log बेस 10 ऑफ 10 बराबर किसके होगा? 1 के बराबर होगा। तो देखो log यहां पर 10 आपने लिख दिया और ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। तो H प्लस की जगह कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो log है आपका, बेस तो 10 है ही, ये यहाँ पर 10 है, 10 है ना, तो H प्लस की जगह कितना है? 10 है, बराबर आगे कितनी आ गई वैल्यू? 1 आ गई। तो ये pH बराबर 10 बोल रहा है, कितनी बोल रहा है? 10 बोल रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा, बराबर माइनस log H प्लस, ये हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया, तो ये इधर वाला प्लस में हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको लिखें तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन थी ना, अरे थी कि नहीं? तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी? 10 की पावर माइनस 10, इसके बराबर हो जाएगी 10 की पावर माइनस 10। देखो ये यहां पर log 10, log 100 बराबर किसके हो गया? 3 के हो गया। log 100 बराबर किसके होता है? 3 के। ऐसे संबंध होता है। pH बराबर माइनस log ऑफ H प्लस होता है कि नहीं? अब मैं अगर log 100 की बात करूं तो log 100 का मान कितना होता है? 3 के बराबर होता है। ये देखो आधार है, यहां पर भी आधार है, और अगर इसे घात रूप में लिखूंगा तो भी आधार रहेगा, यानी 10 की पावर 3 बराबर किसके हो गया? 100 के, 1000 के हो गया। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो ये आधार, यहां पर भी आधार मान लिया। बराबर वाली जो वैल्यू है ना, उस बराबर वाली वैल्यू को घात के रूप में लगाएंगे तो ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां पर अपन H प्लस बोल रहे हैं तो इस H प्लस की जगह क्या आएगा? H प्लस। देखो pH कितनी बोल रहा है? 10 बोल रहा है। कितनी बोल रहा है? 10 माइनस log H प्लस, ये बोल रहा है ना। यहां पर देखो ये 1000 आया ना, इस 1000 को अपन लिखे तो कैसे लिखे? ये जो आधार है इसको इसके बराबर रख दे, यहां पर भी आधार 10 ही है, इस 10 को मैं इस 10 के बराबर रख दूं। अरे रख दूं कि नहीं? ये जो 10 है इसको इसके रूप में लिख दूं। ये वाला जो 10 है ये यहां पर आधार था, यहां पर भी आधार ही रहा कि नहीं?
तो इसे 10 को मैं आधार के रूप में लिख सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे के पूरे को माइनस से गुणा कर दूंगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो उधर ध्यान दो, ये 10 आधार था, यहाँ पर भी 10 आधार ही है। वो लोग 1000 की वैल्यू 3 आ रही थी, तो जो वैल्यू आ रही है उसको घात के रूप में लिख दे अपन। इस वैल्यू को घात के रूप में 10 की घात 3 के रूप में लिखा, तो ये जो भी वैल्यू है वो उसके बराबर हो गया कि नहीं हुआ। तो यहां से अपन को H प्लस की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? H प्लस की। तो H प्लस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू यहां लिखी, तो मैंने इसको H प्लस वाली वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं ना। अब ये जो आधार था उस आधार को कहां पर लिखेगा, आधार के रूप में लिखेगा। ये वाला जो आधार है इसको मैं आधार के रूप में लिखूंगा, और ये सामने वाली जो वैल्यू है उसको घात के रूप में लगा रहा था कि नहीं। तो इस 10 की पावर माइनस 10 को मैं घात के रूप में लगाऊंगा, तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, H प्लस के बराबर आएगी। अब तो समझ में आया ना। तो H प्लस बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 की पावर है माइनस 10 की पावर कितना आया माइनस, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई, 10 की पावर माइनस। मैंने आपको समझाने के लिए किया है, एक बार दोबारा ध्यान देना। जैसे 10 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 1000 होता है। इसको लोग रूप में कैसे लिखा जाता है, लोग रूप में ऐसे लिखा जाता है, लोग 10 बराबर 1 होता है और लोग 1000 बराबर किसके होता है, 3 के। लोग 1000 बराबर किसके होता है, 3 के। अब यहां पर बेस क्या है, 10, तो बेस यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 लिख दिया। अब जो वैल्यू आती है उसको घात के रूप में लिखते हैं, ऐसे सिंपल लिखने पर इसको घात के रूप में लिख दिया, बराबर ये वैल्यू कितनी आई, 1000। बात समझ में आई कि नहीं है, लोग में मान छोटा हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर पीएच बराबर माइनस लोग ऑफ H प्लस होता है, तो माइनस पीएच बराबर लोग ऑफ H प्लस हो जाएगा। तो पीएच 10 बोल रहा है तो माइनस 10 हो गया, ये माइनस का चिन्ह लगाने पर। बात समझ में आई, बराबर लोग 10 ऑफ H प्लस हो गया। अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ गई मेरे पास, 10 की पावर माइनस। अब देखो H प्लस आयन की इतनी कंसंट्रेशन है, आप लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर इतनी यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन रहेगी तो उस स्थिति में कौन सी रिएक्शन संपन्न हो रही होगी, सोचो उसके बारे में। अरे H प्लस एक्वस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे पीएच का मान अगर 7 से कम होता है तो उसी स्थिति में अपन देखते हैं कि यहाँ पर H प्लस आयन पर्याप्त है, लेकिन क्या है 7 से ज्यादा है, यानी H प्लस आयन कमी है यहाँ पर, तो ये अपन ने ऐसे लिख दिया। अब देखो H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या पूछा है, इसमें इलेक्ट्रोड विभव पूछा है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, तो इलेक्ट्रोड विभव निकाल लो। ई इलेक्ट्रोड बराबर बोलो, ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग। अब के की जगह अपन क्या लिखें, आपकी H2 गैस, समझ गए, अपॉन H प्लस। यहां पर एक इकाई कंसीडर करेंगे, इसको इकाई कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। देखो H प्लस आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई बात। H प्लस आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको इस रूप में लिख दिया आपने। लॉग ऊपर वाली वैल्यू 1 हो गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर है माइनस 10,
अरे यही है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगी, यानी -0.0591 अपॉन 1 log 10 की पावर कितना हो जाएगा, log बेस 10 है ये तो, log 10 की पावर क्या हो गया 10। अब देखो अगर ऐसा हो log m की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, क्या हो जाएगा n log m। तो इसको मैं यहां से इधर लिखता हूं, ये होगा -0.0591 अपॉन 1 10 इंटू log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, -0.0591 अपॉन 1 इंटू 10, यानी कितना आएगा -0.59। ये आपका उत्तर समझ में आया नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, है आया कि नहीं आया, नहीं आया कुछ। अगर ये वाला आपकी समझ में नहीं आया तो सीधा याद रख लेना, जो पीएच दे रखा है उसको 10 के घात के रूप में कंसीडर कर देना, किसकी वैल्यू आ जाएगी h प्लस n की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। जो पीएच दे उसको 10 की घात के रूप में लिख देना, और अगर ये समझ में आ गया तो वो आगे वाला देखो भाई, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन करना है जिसमें अभिक्रिया होती है, दिया है ई सेल बराबर क्या दे रखा है 1.05 वोल्ट दे रखा है। देखो इसे सेल की जो सेल रिएक्शन है वो लिखते हैं अपन पहले, निकेल सॉलिड 2Ag प्लस, कंसंट्रेशन है 0.002 मोल है, कन्वर्ट हो रहा है निकेल 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.16 है मोलर प्लस 2Ag सॉलिड, ऐसा ही है भाई, अरे है कि नहीं है। अब इसके लिए क्या बोल रहा है, ई सेल बोल रहा है, ई सेल कितना बोल रहा है 0.05 1.05 वोल्ट, और इस सेल का आपको क्या निकालना है सेल। तो देखो यहां पर ई सेल बराबर क्या लिखूं मैं, किसके सहायता से लिखेंगे, नेनसेट समीकरण से। ई सेल बराबर क्या होगा रे, ई नोट सेल, ये ई नोट सेल ही दे रखा है, -0.0591 अपॉन n log के क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो Ni2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और ये आपका Ag सॉलिड होगा उसकी तो इकाई के बराबर हो जाएगी, और इधर रिएक्टेंट आपका Ag है, Ag प्लस इसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 लगेगी, जो समीकरण में के गुणांक को घात के रूप में लगेगा, समझ गए। तो ई सेल बराबर ई नोट सेल कितना है 1.05 माइनस 0.0591, एन क्या होगा, इस रिएक्शन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है बोलो, एक है कि दो। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, देखो कैसे, निकल 0 वाला किसने गया +2 में, यानी कितने इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एन की वैल्यू 2, लोग निकल +2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.160,
Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002। इसकी पावर कितनी लगा दो 2 लगा दो। इसकी पावर कितनी रहेगी 1 रहेगी। देखो ई सेल 0.0591/2 log ये वाली वैल्यू अरे 0. समझ गए नीचे क्या है 0.002 ऐसे है कि नहीं है। तो देखो ये दशमलव इस दशमलव से चला गया, ये वाला दशमलव जाएगा तो ऊपर 10 की पावर कितना आएगा 3 आएगा। अब देखो ये गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 जाएगा ऐसे। तो 1.05 4 हो गए 4 चौक 16 यानी 4 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 4 है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये है log a इंटू बी तो इसको log a प्लस log b लिखा जा सकता है। log 4 प्लस log 10 की पावर 4 log 10 की पावर 4 log 4 आगे आ जाएगा। अब इसे log 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं तो ये 2 log 2 हो जाएगा प्लस 4 2 log 2 की वैल्यू 0.30 आपको पता है 0.60 हो जाएगा प्लस 4 हो उसमें ऐड हो जाएगा। फिर इसको आप क्या कर लेना 16 कर लेना। आपका आंसर किसमें आएगा वोल्ट में आएगा। किसमें आएगा वोल्ट में। आगे वाला ऑप्शन देखो देखो एक सेल में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। देखो क्या बोल रहा है 2Ab3 प्लस एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस कन्वर्ट 2Ab2 प्लस एक्वस प्लस I2 सोलिड ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। 298 के एलिमेंट पर E नोट शेल दे रखा है। क्या दे रखा है E नोट शेल। इस सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G नोट पूछ रहा है। वह साम्य अवस्था स्थिरांक पूछ रहा है क्या कि इसकी वैल्यू भी याद करनी है और इस वाली वैल्यू भी याद करनी है। देखो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में वो परिवर्तन आपको याद करना है और साम्य अवस्था स्थिरांक k की वैल्यू याद करनी है। कैसे याद करेंगे अरे इस सेल के लिए ये आपको दे दिया E नोट सेल दे दिया तो डेल्टा G नोट आप निकाल सकते हो। कैसे देखो डेल्टा G बराबर -LF E ये संबंध होता है कि नहीं। अरे डेल्टा G नोट बराबर -LF E नोट होगा कि नहीं होगा है। आपके पास n की वैल्यू है f की वैल्यू है और E नोट की वैल्यू है तो डेल्टा G नोट निकलेगा कि नहीं निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। उसके बाद में k की वैल्यू कैसे निकालेंगे अरे पता है आपको डेल्टा G नोट बराबर क्या होता है -2.303 RT log of k। अरे ये वाला संबंध होता है कि नहीं होता ये संबंध होता है। तो इस संबंध के आधार पे आपके पास आर बी टी बी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी है तो लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा है और ये एंटी लॉग वाली टेबल अपनी बुक में नहीं दे रखी है। इसका आंसर लगभग ये प्रश्न है यहाँ पर कम ही पूछा जाता है यानी नहीं पूछा जाता। आप समझे कि नहीं समझे केवल और केवल आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए।
तो यहां से डेल्टा जी नोट भी निकल सकता है और साम्य अवस्था स्थिरांक के भी निकल सकता है। आगे बात समझ में। अब देखो जल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान कैसे निकालेंगे? बोलो देखे, जल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा नोट H2O, जल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी? अरे कोला उसने क्या नियम बताया था? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही तो कोला उसका नियम है। तो क्या होगी इसमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता? H प्लस आयन और OH माइनस आयन, बस जोड़ दो इन दोनों, H प्लस आयन का और OH माइनस आयन। बात समझ में आएगी? निकाल सकते हैं आराम से। अब कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तो आपको प्रबल विद्युत अपघट्य बेटा काम में लेने ही पड़ेंगे। जैसे आपने क्या ले लिया, एक अम्ल ले लिया, एक क्षार ले लिया, दोनों ही प्रबल है तो लवण भी प्रबल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो कैसे, मेरे पास एक प्रबल अम्ल है, कौन सा है बोलो? ये लैम्डा नोट है अनंत तनुता पर। इसके लिए HCl की बात कर लूं, HCl का मेरे को X दे दे। क्या दे दे? X दे दे। ये HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे, या वैसे प्रबल अम्ल है ये तो ऐसे ही आयनित हो जाता है। और ऐसे ही मेरे पास वैल्यू किसकी दे रखी है? NaOH की दे दी छोटू। ये कितनी दे दी मेरे पास? Y दे दी। कितनी दे दी? और ऐसे ही मेरे पास प्रबल लवण NaCl की दे दी J है। देन कैलकुलेट H2O मोलर चालकता क्या होगी बोलो, देखे सोच कर बताओ, ध्यान दो थोड़ा सा। क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे कि अपने आप ही अपने पास क्या आ जाए? जल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ जाए। बोलो, सोचो। बोलो बेटा। बोलते नहीं हो। देखो अम्ल और क्षार, एसिड प्लस बेस NaOH, then the product will be NaCl with H2। अरे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब अपन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या चाहिए अपन को? H2O चाहिए। क्या चाहिए? H2O। H यहां से मिलेगा, OH यहां से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी ये दोनों H यहां से मिलेगा, OH यहां से मिलेगा, यानी दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अच्छा H और OH चाहिए, क्या फालतू आ गया? Cl फालतू आ गया, Na फालतू आ गया, तो क्या घटाना पड़ेगा? NaCl। देन क्या आएगा आपके पास? अनंत तनुता पर जल की मोलर चालकता आएगी X प्लस Y माइनस J। आज समझ में आ गई? अरे आई कि नहीं आई? तो ये वाले वैल्यू आपको देगा, जल वाला निकाल सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न आपकी बार परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान रखना। आगे वाला प्रश्न देखेगा, 0.025 मोल पर लीटर मेथेनॉल अम्ल की जो चालकता है वो 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक है वो परिकलित कीजिए। जबकि अनंत तनुता पर H प्लस आयन की जो चालकता है वो कितनी दे रखी है? इतनी। और एसीटेट आयन, फॉर्मेट आयन की जो चालकता है वो इतनी दे रखी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया समझ में अच्छे से? देखो अरे मेथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है। अरे मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? अरे बोलो देखे। मेथेनोइक अम्ल HCOH फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल क्वेश्चन कौन सा है ये? छठवां क्वेश्चन।
कई कई वैल्यू ऐसे प्रश्नों में ऐसे दी होती है जिसका कोई मतलब ही नहीं हो। मेथेनॉल अम्ल की सांद्रता कितनी है? 0.025 मोल पर लीटर, यही दे रखी है। और क्या बोल रहा है? इसकी चालकता बोलता है ना। चालकता क्या होगी? किसे रोटेट करोगे चालकता को? इकाई दे रखी है, क्या दे रखी है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखकर समझ जाओगे कि कौन सी चालकता है। मोल आ गया तो मोलर चालकता है। यानी इसके लिए लेमडा एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वाली वैल्यू दे रखी है। और पूछ रहा है इसके वियोजन की मात्रा कैलकुलेट करो। वियोजन की मात्रा क्या होगी? अल्फा। और क्या पूछा है इसके लिए? वियोजन स्थिरांक के कैलकुलेट करो। ये वाली वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करनी है। और क्या बोल रहा है? और ये बोल रहा है लेमडा नोट एच प्लस कितना है? 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लेमडा नोट एच सीओ माइनस कितना दे रखा है? 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वाली वैल्यू दे दी। एल्फा पूछा है। आप श्रीमान जी, आप लोग एल्फा कैसे निकालोगे? बोलो बोलो, सोचो थोड़ा सा, लगाओ खोपड़ी को, घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे। इतना जोर क्यों लगाते हो? बैठे बैठे घुमाओ। घूमी क्या? आज नहीं घूमेगी, आज तो खाना ही नहीं खाया। घुमाओ। अरे एल्फा अभी तो निकाला था, कैसे निकालते हैं? अरे दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता, बस ये हो जाएगी वियोजन की मात्रा। कोलाउस ने क्या बताया था श्रीमान जी कि आपके जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं वो तो सामान्य सांद्रता पर लगभग पूर्णतः आयनित वियोजित हो जाते हैं, लेकिन जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं वो दी गई सांद्रता पर पूर्णतः आयनित वियोजित नहीं होते हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं? इनके लिए ये जो है ना अनंत तन्यता पर मोलर चालकता वाले कॉन्सेप्ट वो काम में लेकर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करते। यही तो बताया था। तो उसमें यह बताया था कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का आयनन पूर्णतः नहीं होता है, तो इनके लिए आयनन की मात्रा निकाली जाती है। और वो जो आयनन की मात्रा होती है उसको एल्फा से डिनोट करते हैं। आयनन की मात्रा बोल दे चाहे वियोजन की मात्रा बोल दे, वो क्या होती है? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत सांद्रता पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे होती है। तो एल्फा आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा उससे। देखो क्यों करना पड़ेगा, अभी बताते हैं। एल्फा क्या होती है? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आपने जो पिछली क्लास देखी थी उसमें शायद अपन ने गलत लिख दिया होगा, किसी न्यूमेरिकल प्रश्न को हल करते समय थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। उसमें अपन ने जो भी लिखा है आप लोगों को ध्यान में यही रखना है। वियोजन की मात्रा क्या होती है? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्योंकि उसमें हो सकता है आपने जल्दबाजी में ऐसे बोल दी कि दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत सांद्रता पर मोलर चालकता, ऐसे लिख दिया होगा, है? तो ध्यान रखना उसको। वहां पर क्या होगा? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हो।
जल्दबाजी में ऐसे बोल दी, कहीं बोल दिया होगा, कंफर्म नहीं है अभी क्योंकि हमने देखा ही नहीं है वो। ऐसे देखो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता लेमडा एम से डिनोट करते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लेमडा नोट एम से डिनोट करते हैं। आपको लेमडा एम दे रखा है क्या रे? बिल्कुल दे रखा है श्रीमान जी, 0.025 मोलर सांद्रता है ना, उस पर इसके लिए 46.87 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल यूनिट दे रखा है। लेकिन अनंत तनुता वाला कहां दिया? नहीं दिया, लेकिन निकाल तो सकते हो चुटकियों में। कैसे निकालोगे? देखो लेमडा नोट HCOH यही हो गया, बराबर क्या होगा? लेमडा नोट H प्लस लेमडा नोट HCO माइनस। अरे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे दोनों की तो वैल्यू दे दी और क्या दिया आपको? जोड़ना ही तो है, जोड़ो तो फिर। कैसे जोड़ोगे? अरे 349.6 और इसमें जोड़ दिया 54.6, 6 6 12, 9 5 14, नहीं 15, नहीं 14, 9 4 13 रे हासिल वाली 14 हो गए, 5 5 10, ये आ गया। कितना आया रे? 404.27 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया कि नहीं आया? ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, ऊपर वाली दे रखी है तो आराम से काम कर सकते हो। कैसे काम करेंगे भैया? ऐसे काम करेंगे, 46.1 अपॉन 404.2, इकाई क्या लिख दूं? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लिख दूं? नहीं, यूनिट लेस होगी एल पर, ऊपर भी यही आएगी नीचे भी यही आएगी, कैंसिल आउट नहीं होगी क्या? होगी बेटा होगी, ध्यान कहाँ है? ध्यान तो देते ही नहीं हो, नहीं तो बोलते यूनिट लेस। ये आपका विभाजन आ गया, आंसर में निकालूंगा नहीं। अब सामने आता स्थिरांक कैसे निकालोगे? के, अरे के बराबर क्या होती है? एल बाई स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस एल। ये वाला सूत्र आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? के की वैल्यू आ जाएगी। इस वाले सूत्र से के की वैल्यू आएगी, नोट डाउन कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा फिर कमेंट बॉक्स में जाकर। हो गया आपका ये प्रश्न? तो आज की ये जो अपनी क्लास है वो अपन यहीं पर एंड अप करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए और थोड़ी थोड़ी और बातें हैं वो अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।